शेयर कर रहा हूँ आपकी। जी सर, उस्मान फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। उस्मान जी सॉरी यार, ये है ना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाली, ये जस्ट ए मिनट, ये मैंने स्लाइड शो पे कर दिया जी। चलें उस्मान शुरू साहब, करें सर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्रेजेंटेशन का टाइटल है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एट वर्कप्लेस। तो मेरे साथ जो मेरे साथी मौजूद हैं, मेरा नाम खुद उस्मान अकबर है, देन दिशान अंसारी साहब होंगे, वसीम हैदर एंड जवाद नाजिम। हम लोग आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे और फिर उस पर जो भी डिस्कशन होगा वो हम देखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो सेफ्टी मूवमेंट की वीडियो है ये। जी 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 सर, इस पर सर डबल क्लिक कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगी। सर बैक करेंगे सर, उस पर वीडियो पे डबल क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगी सर। वही मैं कर रहा हूँ जनाब, आगे भाग रही है वीडियो, ये खुल नहीं रही मेरे पास, पता नहीं आपने किसमें बनाई है सर ये। इसको स्लाइड शो में ही किया हुआ है मैं। इसको स्लाइड शो से हटा के सर इस पर डबल क्लिक करें। ओके, नहीं, हटा के सर फिर डबल क्लिक करें। अब डबल क्लिक करें सर। अच्छा, ये एक छोटी सी वीडियो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को हम लोग मजीद एलेबोरेट कर सकें और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। ओपन कीजिएगा। ये दिशान प्ले नहीं हो रही वीडियो? हो रही है, मुझे नजर आ रही है, आप लोगों को नजर नहीं आ रही क्या? नहीं सर, आ नहीं रही सर। शेयरिंग पे नजर आ रही, नजर नहीं आ रही। सर वो स्क्रीन शेयर पे आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर ये शो होगी सबको। अब आ रही है नजर? जी 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 सर, जी सर, अब आ गई। जी सर, अब आ रही है। जी सर। मैं दोबारा वॉल्यूम भी थोड़ा तेज कर दीजिएगा सर। सर शो नहीं हो रही है वीडियो। भाई, मैं तो 2 दफा लगा चुका हूँ। हमारी तरफ तो आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है, वीडियो की हो रही है, लेकिन सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, साउंड आवाज नहीं है, आवाज का नो इशू, वॉल्यूम वो फुल अदरवाइज ही करना है बेसिकली। चलिए जी। जी। तो
ये एक छोटा सा जो एक आपने क्लिप देखा है, इस क्लिप के अंदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि एक छोटी सी गलती वो बंदा कर रहा था, उसके जहां पे वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था वहीं पर एक फ्लेमेबल केमिकल मौजूद था और उसको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये कितनी खतरनाक एक्टिविटी, इसके बाद में कितने ज्यादा जो असरात हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन उसने अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा और बाद में आपने देखा भी कि वो जब धमाका हुआ तो वो बंदा खुद भी जल गया। तो फिर बाद में उसके सुपरवाइजर ने उसको करेक्ट किया कि वो क्या चीज गलत कर रहा था। तो बिल्कुल यही चीज है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर, हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों को ना नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में गलतियां जाकर हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनती हैं। तो प्रेजेंटेशन सर शो हो नहीं रही स्क्रीन के ऊपर, ये वीडियो का वो क्लिप शो हो रहा है। हेलो, अब आई जनाब, अब आई नजर आपको या नहीं आई? सर फायर एंड सेफ्टी की आ गई है सर। ओहो, सर वो वाली स्लाइड नहीं आ रही इनके प्रेजेंटेशन। ठहरे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जी अब आई नजर? जी 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 सर। जी तो जब हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है क्या। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक ऐसी प्रैक्टिस है वर्कर्स के दरमियान में जब वो एक्सपोज हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिकली, जब वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान जब उनके पास इलेक्ट्रिकली पावर्ड इक्विपमेंट होते हैं तो वो मुख्तलिफ हैजर्ड्स के साथ एक्सपोज हो रहे होते हैं। बहुत सारे ट्रेंड वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको उन हैजर्ड्स का बाखूबी अंदाजा होता है कि वो कौन कौन से खतरात से निमट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उन हैजर्ड्स को बहुत ज्यादा मामूली समझ रहे होते हैं वो फिर बहुत ज्यादा नुकसान का भी सामना करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक ऐसी गाइडलाइन है जिसको फॉलो करके कोई भी वर्कर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता, मिनिमाइज जरूर कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी एक हादसे की होने में उनको भी वो मिनिमाइज कर सकता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें तो ये ना सिर्फ नियर मिस का बायस बन सकती है बल्कि वो नियर मिस आगे जाकर फैटलिटीज का भी बायस बन सकता है। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इंपॉर्टेंस की बात करें तो जब हम किसी भी साइट के ऊपर, किसी भी जॉब साइट पर बात करते हैं तो हमारे यानी इलेक्ट्रिकली जब कोई भी बंदा इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम कर रहा होता है तो उसने अगर अपने आसपास के हैजर्ड्स को सामने रखते हुए उन हैजर्ड से निमटने के लिए अपने पास प्रॉपर कंट्रोल्स रखे तो वो उन खतरात से बाखूबी निमट सकता है। लेकिन अगर वो बंदा ही उसके पास ट्रेनिंग नहीं है और उस काम का उसको तजर्बा भी नहीं है तो वो उन खतरात से एक्सपोज भी हो सकता है और एक्सपोज होने के नतीजे में ना सिर्फ वो इलेक्ट्रिक शॉक का भी एक विक्टिम बन सकता है बल्कि वो उस बंदे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक आगे इतना खतरनाक हो सकता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर होते हैं और 52% जो है ना इलेक्ट्रिकल फैटलिटीज वर्क प्लेस के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पेश आ सकती हैं। ये मैं आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड एज पर ओशा रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट्स या फैटलिटीज हो सकती हैं वो वर्कर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन से या ऐसे टूल्स या मशीन्स के साथ उसका कांटेक्ट हो सकता है जो इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड हो, ठीक है ना, और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हो और उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो किसी भी हादसे का बाइस बनने का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अगर हम बात करें कि वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल जॉब या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से, तो तमाम इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस या वो लाइन टेक्नीशियंस जो कि टॉप ऑफ मतलब इस लिस्ट में टॉप प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से एक्सपोज हो रहे होते हैं। ठीक है ना, जो इनके बहुत ज्यादा कॉमन टास्क हैं जो ये इलेक्ट्रिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आमतौर पे क्या है कि वो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की या तो कोई रिपेयरिंग कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल फिक्सचर है
उसके अंदर वो कोई मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, या आमतौर पे इंडस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स में एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन आमतौर पे अपनी रूटीन मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहा है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहा है। तो इन एक्टिविटीज के दौरान ये तमाम लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क पर होते हैं। इसी तरह से इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं अपने घरों के अंदर, हमारा कोई लेट सपोज पंखा खराब हो गया या कोई इलेक्ट्रिकल की कोई वायर खराब हो गई, तो इसमें आमतौर पे वो लोग भी होते हैं जो घर के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं उस वक्त। तो ना बाद में वो भी फिर इस चीज का नुकसान का खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से वो तमाम लोग जो इनडायरेक्टली वर्किंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, लाइक ऑफिस वर्कर्स हो गए, सही ना, वो भी एक्सपोज हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में। जैसे आप नीचे एक तस्वीर देख रहे हैं, एक बंदा, ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो एक शोर है, वायर ब्रेक होने वाली है, ठीक है ना, और ये बिल्कुल एक नेकेड वायर है और ये लूज कनेक्शन भी है और ये बंदा इसको लगाने के लिए जा रहा है। अब अगर बेध्यानी में अनइंटेंशनली अगर ये इस जो नेकेड पॉइंट है इसके साथ एक्सपोज हो गया, तो फिर ये आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि इसके साथ क्या सिचुएशन पेश आ सकती है। तो ये तमाम लोग हैं जो आमतौर पे बहुत ज्यादा रिस्क पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती हैं जब हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस में कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स होते हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, और उनको मिनिमाइज करने के नतीजे में अल्टीमेटली जो हमारे इलेक्ट्रिकल हादसात की जो शरह है उसमें भी मेजर कमी आ सकती है, और अल्टीमेटली इसका एक मेजर इम्पैक्ट बड़ी इंजरीज पर या बड़ी फैटिलिटीज पर भी होता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर EHS के सेफ्टी के कुछ KPIs होते हैं कि हमने जीरो एक्सीडेंट की तरफ जाना है। तो जीरो एक्सीडेंट की तरफ जाने के लिए ये जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जो ये नंबर 1 प्रिकॉशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब एक बंदा काम कर रहा होता है तो वर्कर्स की जो जॉब इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो वर्कर इन्वायरमेंट होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये ना मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस में बंदे को क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का काम स्टार्ट करना है। ठीक है ना, वो अपने आसपास के सराउंडिंग के इलेक्ट्रिकल हैजर्ड को बाखूबी समझता हो और उन हैजर्ड्स को मिनिमाइज भी करना जानता हो, सही ना, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बिजली की तारों के आगे या तो लूज कनेक्शन होते हैं या नेकेड आगे प्लग नहीं लगे होते, या पुअर केबल मैनेजमेंट होता है, या लैक ऑफ पुअर प्रॉपर हाउसकीपिंग बहुत हमें नजर नहीं आ रही होती, या जो भी बंदा काम कर रहा होता है उसने प्रॉपर PPs पहने हुए नहीं होते। ठीक है ना, तो ये तमाम चीजें होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 फेस पे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको 3 फेस वोल्टेजेस पे काम करने का तजर्बा नहीं होता, लाइक 400 या 440 वोल्ट जो हमारे पास पाकिस्तान में आमतौर पे 3 फेस वोल्टेज की कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें भी काम करना शुरू कर देते हैं ऑल्दो उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो लोग भी इस चीज को फिर बाद में नुकसान का नुकसान को फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि हम वर्कर्स को या वो उन तमाम लोगों को जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के साथ एक्सपोज होते हैं या इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से बचाया जा सके, सही ना। इसमें जो बहुत ज्यादा हम कॉमन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स देखते हैं उसके अंदर इंसुलेटेड टूल्स होते हैं, सही है ना, PPs हो गए, जैसे इंसुलेटेड ग्लव्स हो गए, मैट्स हो गए या लेडर हो गई। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट को हम उस वक्त भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम किसी भी ऐसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग पर हम काम कर रहे हो या कोई रिपेयर वर्क कर रहे हो या कोई इलेक्ट्रिकल का कोई भी पैनल में कोई मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म हो रहा हो, जैसे आर्क फ्लैश हो गया या अर्थिंग हो गई या शॉर्ट सर्किट वगैरह, ये इस तमाम तरह की चीजों में हम अपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट को अगर हम तफसील से देखें तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हो सकते हैं? इसमें नंबर 1 हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन के अंदर हम आमतौर पे कुछ ऐसा हेलमेट या कोई ऐसा हार्ड हेड इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम जब भी वर्क एट हाइट के ऊपर इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज इक्विपमेंट्स के साथ एक्सपोज हो रहे हो तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट से हम अपने आप को बचा सकें,
या वर्कर को जब हाई हाइट के ऊपर काम करना पड़ जाए तो वो अपने सर को किस तरह से बचा सकता है किसी भी चीज के साथ कोलैप्स होने से। तो इसीलिए हेड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। हेयरिंग प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि अक्सर और बेशतर बाज औकात एक इलेक्ट्रिशियन को किसी ऐसी जगह पर काम करना पड़ जाता है जहाँ पे नॉइज लेवल 85 डेसिबल या इससे ज्यादा होता है, ठीक है ना, जब वो हाई ट्रांसमिशन लाइंस पर काम कर रहा होता है या ऐसी जगह पे या ट्रांसफार्मर के करीब काम कर रहा होता है जहाँ पे दूसरे इक्विपमेंट्स का शोर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे उसको हेयरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। चैप्स पैंट्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं, ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जब कोई भी इलेक्ट्रिशियन या लाइसेंस होल्डर इलेक्ट्रिशियन जब हाइट पर काम कर रहा होता है तो वो अपनी टांगों को किस तरह से बचा सकता है, ठीक है ना, चिपिंग ऑपरेशन के दौरान या किसी भी हाइट के ऊपर चढ़ने के दौरान, तो इसलिए चेस्ट पैंट इस्तेमाल की जाती हैं। फुट प्रोटेक्शन आमतौर पे किसी भी फॉलिंग या रोलिंग ऑब्जेक्ट से किसी भी बंदे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिशियन के पास एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज होने चाहिए और स्टील टो भी उसके अंदर मौजूद हो ताकि उसको प्रॉपर 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई प्रोटेक्शन, अच्छा, बहुत सारे एक्टिविटीज के दौरान इलेक्ट्रिशियन को या किसी भी ऑथोराइज टेक्नीशियन को ऐसी जगह पर काम करना पड़ जाता है तो जहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रही होती है, जहाँ पे मेटल ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो उस मौके पे आई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से हाई विजिबल वेस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम रात के टाइम पे जो हमारे वायरमैन टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं जब वो किसी भी पोल के ऊपर काम कर रहे हो तो वो दूर से उस जो है ना वो बंदा हाईलाइट हो रहा हो कि हाँ यार यहाँ पे कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। हैंड प्रोटेक्शन किसी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हैंड प्रोटेक्शन बेसिकली इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से वर्कर अपने आप को महफूज कर सके, खास तौर पे जब वो लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स या हाई वोल्टेजेस के ऊपर काम कर रहा हो, ठीक है। इसी तरह से हार्डनेस लैंडयार्ड उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हम आमतौर पे 6 फीट या उससे ज्यादा पर जब कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो फिर उसको हार्डनेस लैंडयार्ड की जरूरत पेश आती है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो के इलेक्ट्रिक वाले आमतौर पे जब किसी भी पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करते हैं तो उनके पास भी ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं और उन तमाम चीजों से वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये आप लोगों को क्लियरली बता रही है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हेड प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं, इसी तरह से हेयरिंग प्रोटेक्शन है, चेस्ट पैंट्स का जैसे मैंने अभी जिक्र किया तो वो भी इसमें नजर आ रही है, फुट प्रोटेक्शन भी आप देख सकते हैं, इसी तरह से आई प्रोटेक्शन में इस बंदे ने ग्लव्स पहने हुए। हाई विजिबल वेस्ट, ये ऐसी वेस्ट है कि ये दूर से हाईलाइट हो रही होगी और दूर से बंदे को पता चल रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। हैंड प्रोटेक्शन में आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने ग्लव्स पहने हुए और हार्डनेस लैंडयार्ड में इस बंदे ने देखें अपने ऊपर एक जो है ना हार्डनेस टाई की है ताकि जब भी ये हाइट के ऊपर चढ़े तो इस हाइट की मदद से ही अपने आप को हर एक स्टेप के ऊपर टाई कर सके ताकि इनके अल्लाह ना करे ये अगर इसका पाँव स्लिप भी होता है तो ये सेकेंडरी एक रिडंडेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसके पास होगी और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोक्यूशन है ये एक बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन हैजर्ड है, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर भी और उसके अलावा वर्क प्लेस के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें भी इसके बहुत ज्यादा रेशो हमें नजर आता है और ना सिर्फ वर्क प्लेस पे बल्कि ये घरों के अंदर भी सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज जो है वो किसी भी बंदे को इलेक्ट्रोक्यूशन का बाइस बना सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सही है ना, ये हमें हेल्प करता है कि हम रिस्क के मतलब कौन कौन से रिस्क हैं उन के लिए हमें अवेयरनेस को इंक्रीज करने की जरूरत होती है और हम किस तरह से उनको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि वर्कर या जो भी बंदा उनके साथ एक्सपोज हो रहा हो वो उनसे अपने आप को बचा सके, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स होते हैं जो वर्क प्लेस के ऊपर हैं और कुछ इनके साथ क्या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स को हम अपनाएं कि इनको हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो इस ये आप देख रहे हैं ओवरहेड पावर लाइंस, damaged tools and equipments, inadequate wiring and overload circuits, exposed electrical parts, improper grounding, damage insulation और wet conditions, ये आमतौर पे बहुत most common hazards हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से, ठीक है। तो नंबर 1 इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के अंदर हम देखते हैं ओवरहेड पावर लाइंस। तो ओवरहेड पावर लाइंस एंड ऑनवर्ड जो हमारे अब दूसरे कुलीग हैं दिशान अंसारी साहब वो आपको मजीद आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच जी। दिशान साहब ओवर टू यू। गुड थैंक यू जनाब। उस्मान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
हाँ, इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स में कुछ चीज़ें थी जो उस्मान ने हमें बताई 7 डिफरेंट हमारे पास इश्यूज थे जहाँ पे हम वर्क करते हुए इन चीज़ों को फॉलो करने की हमें नीड है। तो सबसे पहला है ओवरहेड पावर लाइंस। अच्छा, ओवरहेड पावर लाइंस पे जब वर्किंग कर रहे होंगे हम या कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्कर, तो उसमें कंडीशन हमारे पास ये आती है कि अगर एक्सपोज़ हो जाते हैं वो एनर्जाइज़्ड वायर के साथ, तो इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकती है, बर्निंग भी हो सकती है, जो भी वर्कर है, जो वर्क कर रहा है। और इसमें जो सेफ डिस्टेंस बताया गया है, वो 10 फीट का है कि आप उस वक़्त मिनिमम 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखें किसी भी एनर्जाइज़्ड इलेक्ट्रिकल लाइन या केबल से। और स्कार्फ होल्डिंग के लिए भी ये स्टैंडर्ड है कि जहाँ भी स्कार्फ होल्डिंग लगी होती है, वो मिनिमम 10 फीट डिस्टेंस होना चाहिए उसका किसी भी एनर्जाइज़्ड केबल से। अच्छा, और इसके लिए ये है कि जब भी कोई एक्टिविटी कहीं पे कंडक्ट करने की नीड है, तो उससे पहले वहाँ पे साइट सर्वे होना चाहिए, जिसमें हमें चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएँगी कि यहाँ पे किस-किस चीज़ों की ज़रूरत है और ओवरहेड के जो वर्किंग साइट है, उसके सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ है, जिससे हमें अवॉइड करना है या उसको पहले अनएनर्जाइज़ करना है। तो वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई होनी चाहिए पहले। अच्छा, आल्सो सेफ्टी बैरियर्स एंड साइन मस्ट बी इंस्टॉल्ड जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए सेफ्टी बैरियर्स और साइन्स जिससे आइडेंटिफ़ाई होगा जिस तरह हम साइट्स पे देखते भी हैं 440 वोल्ट और 1100 अच्छा वोल्ट अंसारी साहब, मेंशन होता है कि आप यहाँ से अवॉइड करें। जी, जी आवाज आ रही है मेरी? जी, कौन सा आप? सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन यार, ये मुझे पूछना था कि 10 फीट जो आप बता रहे हैं फ्रॉम जी, जी। ओवरहेड पावर लाइंस, ये कांस्टेंट है या वेरी करता है? डिपेंड्स अपॉन मतलब वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और पावर कितना हाई, तो उस पर डिपेंड करता है या फिर ये कांस्टेंट है कि 10 फीट सिर्फ होना चाहिए डिस्टेंस ओवरहेड लाइंस के? मिनिमम 10 ये जो फीट 10 होना फीट का चाहिए। डिस्टेंस है ना, ये जी, 10 फीट का जो डिस्टेंस है, ये 11 किलो वोल्ट के ऊपर जो है ना, ये आइडेंटिफाई किया गया है और ये स्टैंडर्ड 11 केवी के ऊपर सेट किया गया है। तो ये मैक्सिमम है 11, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रही है पाकिस्तान में, ये 11 केवी के ऊपर पूरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो ये उसके ऊपर 10 फीट का हमें मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है। मैक्सिमम 20 फीट करते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। लेकिन कम से कम 10 फीट हमें हर सूरत में मेंटेन करना ही करना है। और अगर जहां हम 440 वोल्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो उस केस में 10 फीट का डिस्टेंस तो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन नॉर्मली ये स्टैंडर्ड जो सेट हुआ है, ये 11 केवी पे सेट हुआ है। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और 10 फीट जो है इसको रखने का एक पर्पस ये भी है। मेन पर्पस तो उस्मान ने बता दिया। सेकेंडरी पर्पस ये भी है कि जब वर्कर काम कर रहा होता है किसी पॉइंट पे और अगर 8 फीट या 6 फीट के डिस्टेंस पे कोई एनर्जाइज्ड वायर गुजर रही है, ओपन है और नेक्ड है, तो उस जो वर्कर है उसके हाथ में कोई ना कोई इक्विपमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल वो इक्विपमेंट है 3 या 4 फीट का, तो वो यूज़ करते हुए उसको घुमाएगा भी, पीछे की तरफ भी ले जाएगा, आगे भी ले जाएगा। तो ऐसा ना हो कि वो उसके पास जो टूल है, वो उससे टच हो जाए और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोक्यूशन या फैटेलिटी की तरफ चले जाएँ। तो उसको सेफ साइड पे रखने के लिए भी ये 10 फीट रिकमेंड किया गया है और ये जो है वो हमारे यहाँ भी स्टैंडर्ड है और ओशा की तरफ से भी ये रिकमेंडेड है। ज़ीशान, मैं आपको यहाँ तो रोक नेक्स्ट के स्लाइड सर आपको प्लीज़। अपना सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। हैदराबाद जाते हुए एक जगह आती, दौलतपुर नाम है उसका, ठीक है? नवाबशाह से पहले आती है ठीक दौलतपुर। सर। तो वहाँ पे डेपो हैं बहुत सारे ऑयल कंपनियों के, पीएसओ का भी वहाँ डेपो था, वहाँ काम चल रहा था। तो बराबर में मतलब एक बिल्डिंग बन रही थी ना, ऑफिस बिल्डिंग के बराबर में एक गेस्ट रूम बना रहे थे कि मतलब किसी को, वर्कर्स को अगर देर हो जाए, तो रात को वहीं पे सो जाएँ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऊपर ओवरहेड लाइन जा रही थी। वर्कर्स जो है, वो सरिया ऊपर चढ़ा रहे थे। अब आपको पता है पाकिस्तान में सरिये की लेंथ कितनी होती है? जो आपने बात की ना, उसके हाथ में कोई इक्विपमेंट होता है, 3-4 फीट आप बात कर रहे हैं, वो सरिये की जो लेंथ होती है, यहाँ पे तो उसको रोल करके दे देते हैं ना कि आपको, तो वो उसके ऊपर वो चढ़ा रहा था और वो जाके टच हुई, ना सिर्फ वो गया बल्कि साथ में 3 आदमियों को लेके गया। जो साइट इंजीनियर सुपरवाइजर था, मैंने इसकी जाके इंक्वायरी की थी, उस बंदे का पूरा करियर जो था, हालाँकि वो सिविल इंजीनियर था, बट वो साइट की जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसका वो पूरा इंचार्ज था और उसका पूरा करियर इसकी वजह से
तो समझ लें कि 5 से 10 साल पीछे हो गया था ये इससे। यानी आपकी सुपरविजन में अगर 3 बंदे चले जाएँ, आप वहाँ पे ना हो, आपने लोगों को ना बताया हो, वो आम कंस्ट्रक्शन वर्क करते जो सरिया ऊपर लेके जा रहे थे। लेकिन उन्होंने बस इस तरीके से उसको उठाया कि वो ऊपर जाके ओवरहेड लाइन से टच हुआ और 3 बंदे चले गए थे उसके अंदर। तो ये बिल्कुल आपने सही बताया कि 10 फीट का जो फासला है, जी, ये उस वक़्त है। लेकिन अब जब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर है ना, अगर आपकी छत 12 फीट की है, 12 फीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर लाइन है और उसके ऊपर भी अगर कोई सरिये की लेंथ लेके चढ़ जाए चढ़ाने के लिए, तो फिर तो मतलब होना है, गलती चाहे उन वर्कर्स की क्यों ना हो, लेकिन उसको बहरहाल इस चीज़ को देखना चाहिए था। एनीवे प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, अब मैं ये जी सर। ज़ूम का टाइम मेरे पास 8-9 मिनट का रह गया है, तो जिस वक़्त भी मेरे पास 1 मिनट रह जाएगा, मैं आपको कह के वीडियो को रोक दूँगा। इस वीडियो को सेव करके आई विल कम बैक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रेज़ेंटेशन अगले 8 मिनट पूरी हो सकती है। प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू आप सर। आखिरी पॉइंट पे हैं ना, सेफ्टी बैरियर पे। जी सर, ये स्लाइड तो कंक्लूड हो गई है। अच्छा, आपकी बात से उसको मैं एक और इज़ाफ़ी उसमें ऐड करना चाह रहा था। 3-4 साल पहले सर एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और वो किसी शादी हॉल के बाहर स्कार्फ़ मूवेबल स्कार्फ़ पे लोग चढ़कर वो शादी हॉल के फ्रंट का एरिया सफाई कर रहे थे। और वो सडनली ये हुआ कि वो जो स्कार्फ़ मूवेबल थी, वो मूव होके एनर्जाइज़्ड केबल के साथ टच हुई और उसमें जो बंदे वर्क कर रहे थे, वो लोगों की आँखों के सामने बर्न हो रहे थे ओए और लोग कुछ नहीं, कर नहीं पा रहे थे। मैंने नहीं देखी ये इत्तेफ़ाक से, लेकिन आप बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे। चलें। जी, जी सर, उसपे हमारे यहाँ एनजीओ सर जेडीसी वालों ने बहुत आवाज़ उठाई थी और उसपे कुछ ताकि कुछ कंपनसेट मिल सके उन वर्कर के फैमिलीज़ को। ओके। बहरहाल सर, अच्छा उसके बाद ये विजुअलाइज़ किया गया है, जो पिछली स्लाइड में हमने बात की है, उसी को विजुअलाइज़ किया गया है कि देखें ये फ्लैट रूफटॉप जो है ये 10 फीट मिनिमम डिस्टेंस वो कह रहे हैं कि आप मेंटेन करें और यूटिलिटी पोल के साथ एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो नेवर ओवर स्विमिंग पूल जो है वो आप पोल खड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, एक और घर भी बनाया गया जिसका रूफ जो है ट्रायंगुलर है। पाकिस्तान में तो इस तरह के कम होते हैं, बाहर मुल्क में चूँकि स्नो फॉलिंग का बड़ा फैक्टर होता है, तो लोग इस तरह के भी बना रहे होते हैं घर, तो उसके लिए भी सेफ डिस्टेंस जो है वो ओशा ने रिकमेंड किया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा अच्छा, सेकंड पॉइंट डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। डैमेज टूल या डैमेज इक्विपमेंट जब भी यूज़ करेंगे तो उसमें ह्यूमन बॉडी जब भी उस डैमेज वाली जगह को एक्सपोज़ होगा या एक्सपोज़र मिलेगा तो वो आपको वर्कर को बहुत बर्न कर सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन की तरफ जा सकता है और फैटेलिटी हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आपने देखी है और आप जो है वो सर्टिफाइड टेक्नीशियन नहीं हैं, तो उसको ठीक करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, उसको छोड़ दें जो कैपेबल लोग हैं उनके लिए। कोई भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले आप उसको चेक कर लें थॉरोली कि वो कहीं से क्रैक तो नहीं है, कोई केबल टूटी भी तो नहीं है, कहीं से नेक तो नहीं है, ताकि कहीं आप उससे एक्सपोज़ ना हो जाएँ। और किसी ऐसी मशीनरी इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे अंदेशा ये है कि ड्यूरिंग वर्किंग किसी और पॉइंट से उसको कोई एनर्जाइज़ ना कर दे। तो एक लॉग आउट, टैग आउट प्रोसीजर लोटो जिसे कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ साल पहले। उसमें ये होता है कि आप जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं उसको ऑपरेशन जहाँ से वो होता है उसका कंट्रोल पैनल वहाँ पर ही आप उसको लॉक आउट कर देते हैं, ताला लगा देते हैं और उसपे एक टैग लगा देते हैं कि फर्दर जहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये पैनल जिस इक्विपमेंट का है वहाँ पे वर्किंग हो रही है, ताकि ऐसा ना हो आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आप काम कर रहे हैं और मैकेनिकल की टीम अलग से आई, उनके पास भी कोई कंप्लेन थी और उन्होंने जी पैनल खोला और एनर्जाइज कर दिया और फिर फैटेलिटी की तरफ चीज़ चली गई। तो ये लॉग आउट, टैग आउट प्रोसीजर अगर फॉलो किए जाए तो इससे वर्कर्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इनएटिकेट वायरिंग्स एंड ओवरलोड सर्किट्स। अच्छा, इनएटिकेट्स वायरिंग हम इस सेंस में इसको कह रहे हैं कि वायरिंग जो है ओवरलैप ना हो, जिस तरह जो वीडियो हमने शुरू में देखी थी कि एक एक्सटेंशन था और उसमें केबल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हुई थी और जब हम उनको एनर्जाइज करते हैं तो किसी भी केबल में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है और जब एक के ऊपर दोबारा वही केबल रिपीट होती रहेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे और हीट प्रोड्यूस होगी और वहाँ पे बर्निंग हो सकती है, स्पार्क हो सकता है और सराउंडिंग में अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि फ्लेम को कैरी ओवर करके बढ़ा सके तो वो फिर बहुत डेंजर हो जाती है चीज़।
तो इनएटिकेट वायरिंग से हमें बचना है। यूज द करेक्ट वायर सुटेबल फॉर द ऑपरेशन एंड द इलेक्ट्रिकल लोड टू वर्क ऑन। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो वेल्डिंग के लिए जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो पावर दरकार है, उसके कैलिबर का ही हमारे पास केबल होनी चाहिए, एक्सटेंशन होनी चाहिए। अगर उस पे हम लोड ज़्यादा, उस छोटी वायर से लोड ज़्यादा पास करवाएंगे तो वो बर्न हो जाएगी, आग लग जाएगी उस पे। यूज द करेक्ट एक्सटेंशन कोड डिजाइन फॉर हैवी ड्यूटी यूज, जो मैंने अभी बात की सेम वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। और आल्सो डू नॉट ओवरलोड एन आउटलेट एंड यूज प्रॉपर सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर ही हमारा एक सेफ्टी मेजर भी होता है कि अगर ओवरलोड कोई चीज़ हम वहाँ पे लगा दें किसी जगह पर, जैसे एक लैपटॉप के लिए हमने एक सॉकेट बनाया है, तो उसको उस हिसाब से वहाँ पे सप्लाई आ रही है, और वहाँ पे अगर हम एसी ऑन कर दें तो वो शायद 2-3 घंटे तो चले, और उसके बाद फिर वो आपकी सारी वायरिंग जल भी सकती है, खराब भी हो सकती है। तो इस सर्किट ब्रेकर जो है वो ओवरलोड को देखकर, या स्पार्क कहीं पे हो रहा होता है, उसको सिग्नल मिलता है तो वो डाउन हो जाता है, जिससे फर्दर और नुकसान से हम बच सकते हैं। अच्छा, परफॉर्म रेगुलर एफआरए फायर सेफ्टी एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एरिया एट रिस्क ऑफ बैड वायरिंग एंड सर्किट। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई जो हम करते हैं, ये फायर रिस्क एनालिसिस में कर रहे होते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल किसी भी जगह पर आग लगने का कितना मौजूद है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। अच्छा, ये पहली पिक्चर जो है ये ओवरलोड सर्किट की है। ये ओवरलोड किया गया है, यहाँ पे एक सॉकेट मौजूद था और हमने उसको 5-6 ऑप्शंस जनरेट करके उसको हमने लगा दिया, और वो ओवरलोडिंग की वजह से ये वायर गर्म होकर जल भी सकती है। दूसरी जो है इनएडिकेट वायरिंग है, और तीसरी भी इनएडिकेट वायरिंग है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, सेकंड जो पिक्चर है उसमें फॉलिंग एंड ट्रिपिंग भी हो सकती है, अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो वो गिर भी सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें रात को काम करना है इमरजेंसी में, और वहाँ पे टेम्परेरी कोई लाइट वगैरह हमने रिक्वेस्ट करके इलेक्ट्रिकल वालों से लगवा दी है, तो उनको पता है ये रात का काम है, सुबह आके हमने खोल देना, तो वो प्रॉपर उसको बैरिकेड नहीं करते, प्रॉपर बॉक्सिंग नहीं करते, बस वो ओपन छोड़ देते हैं, सुबह तो खोलना है, इसमें इतना कोई लंबा काम नहीं है। तो वो, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं और किसी का हाथ लग जाए या कोई उसके पाँव रख दे उस जगह पर, तो फिर वो बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है। और ओपन पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स जो होते हैं, वो भी टेम्परेरीली, जैसे कोई हॉट वर्क हो रहा है वहाँ पर, तो उस एक्सटेंशन वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किया गया, और वो इनअप्रोप्रिएट है, एक वायर लगी हुई है, दूसरी ओपन हुई हुई है, और इस तरह की चीज़ें अगर हों, जिस तरह सेकंड पिक्चर में आइडेंटिफाई की गई हैं, तो वो भी आग लगने का बायस बन सकती हैं, और किसी वर्कर को अगर ये टच हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी के लिए भी ये नुकसानदेह है, वो जल भी सकता है और फैटेलिटी भी हो सकती है। अच्छा, तो मैं इसके अब लिए आपको ज़रूरी यहाँ है कि रोकूंगा आप 1 ज़ीशान। घंटे के लिए कोई चीज़। ज़ीशान, टाइम खत्म हो रहा है, मैं वीडियो सेव करके वापस आ रहा हूँ। अब जितनी देर में वीडियो ठीक है, सेव होती है तो मैं उसको करके, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।